हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के क्विक रिवीजन की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यूनिट नंबर 3 WD के अंदर बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसीलिए हमने इस यूनिट के दो पार्ट्स बनाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको दो पार्ट्स में वाली वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं CSS से। तो असल में CSS होती क्या है? CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके अंदर मेनली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो टेक्स्ट होते हैं हमारे HTML के होते हैं, उनके टेक्स्ट के अंदर हम अलग अलग तरीके से इंसर्शन करते हैं। कलर्स का, स्टाइल्स का, UI का, UX का, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना भी डेकोरेशन वाला पार्ट होता है वो सारा का सारा जो हमारी वेबसाइट में दिखाई देता है वो CSS की हेल्प से दिखता है। अगर CSS नहीं होगी तो जितने भी अट्रैक्टिव कलर्स या जितने भी ओवर एनिमेशंस या जो भी हैं वो सारी चीज़ हमें नहीं दिखेंगी। फिर उसके बाद इसके सबसे पहले आता है इंसर्शन, कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं CSS को। तो सबसे पहले होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होता है कि आप HTML की फ़ाइल अलग बनाएं, CSS की फ़ाइल अलग बनाएं, और फिर उसके बाद CSS की फ़ाइल को AHREF का उसका एलिमेंट का यूज़ करके आप उसको उसमें लिंक कर दें। फिर आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले HTML के कोड को लिखें, फिर उसके बाद स्पेस दें, फिर उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप CSS के जो भी कोडिंग है आपको वो करनी है वो कर दें। फिर उसके बाद आती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये है कि जैसे ही आपने एक HTML का कोड लिखा तुरंत आपने CSS का लिखा उस फंक्शन के लिए, देन आपने HTML का लिखा, फिर उसके बाद CSS का लिखा उस ID के लिए या क्लास के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों जो हैं आपकी काम करती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका सेलेक्टर पार्ट और एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट। सेलेक्टर क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी पर ये वाली चीज़ लागू करना चाहते हैं, और डिक्लेरेशन के मतलब आप डिक्लेयर कर देते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लागू होंगी। जैसे कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपकी जैसे कि आप कोई सी भी ID ले सकते हैं, कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, और उसके अंदर आप वैल्यू जो रखना चाहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे आपने कलर चूज़ किया, कलर यहाँ पे आप ग्रीन रख लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं, तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद आपका आता है सेलेक्टर। तो सेलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं टू अप्लाई CSS ऑन डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि सेलेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कि जैसे आपने आपने यहाँ पे सेलेक्टर पढ़ा था, तो सेलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, सेलेक्टर क्या होते हैं, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो भी आप चीज़ें लगा रहे हो वो पूरी की पूरी जो आपकी CSS की फ़ाइल है उसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे, जितने भी उसके अंदर क्लास जितने भी IDs आते हैं सबके ऊपर हो जाएंगे। तो ये होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर। फिर उसके बाद आता है आपका टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर मतलब कि अगर आपने किसी ID को वो कर दिया है मेंशन इसके अंदर, तो जितनी भी IDs होंगी उन सब के अंदर आपके CSS की वो रूल या फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। सेम एज क्लास, क्लास में भी यही होगा, और ID सेलेक्टर ID के अंदर भी वही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, नेस्टेड इनसाइड अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके वो हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक नेस्टेड तरीके से आ रहे हैं, मतलब एक के अंदर एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के अंदर तीसरा एलिमेंट है, इस तरीके से नेस्टेड है, तो ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को भी सेलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी सेम इन सबका जिनके भी जिन एलिमेंट्स के भी सेम पेरेंट होते हैं, उनके भी जितने भी सिबलिंग्स होते हैं, उन सब के अंदर सेम ये डिक्लेरेशन करता है, सेम उनको पकड़ता है, तो इसलिए इसको एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर बोला जाता है। जैसे कि आपने पता ही होगा ट्री के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे एक रूट नोड होती है, रूट नोड के बाद उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, तो इसी तरीके से ये जो सेलेक्टर है ये भी काम करता है। जैसे इसका इसका सिबलिंग क्या होगा, इसका सिबलिंग। ठीक है, तो उस तरीके से ये काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। इस सेलेक्टर के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी जो सेलेक्टर्स हैं वो किसी एट्रीब्यूट वैल्यू के ऊपर, एट्रीब्यूट वैल्यू के ऊपर या फिर एट्रीब्यूट एलिमेंट के ऊपर आपकी चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेरी सेलेक्टर।
तो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मेनली क्या होता है, दो टाइप की क्वेरी सेलेक्टर होती है। एक आप क्वेरी सेलेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है और मैचिंग एलिमेंट्स के ऊपर जो भी आपको डिक्लेरेशन लगानी है वो डिक्लेरेशन लगा देता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीएसएस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीएसएस के अंदर हमारी सबसे पहले आपको पता ही है कलर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद लाइन हाइट, फिर उसके बाद लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट लाइन अलाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन। कलर के अंदर क्या होता है, कलर आपके आरजीबी होते हैं, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू हेक्स या फिर कलर कीवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है कलर्स को डिफाइन किया जाता है, वैल्यूज़ होती हैं जिन वैल्यूज़ की हेल्प से आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या है कि आप किसी भी जो आपकी लाइन है जो सीएसएस के अंदर आप किसी लाइन को किसी लाइन की हाइट को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल रहेगी नंबर। अगर आप कितना स्पेसिंग खुद देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेंथ कितनी चाहिए आपको वो स्पेसिफाई कर सकते हैं और जो परसेंटेज है उससे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेस जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मल होता है और एक लेंथ होता है। फिर उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के अंदर क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो कहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है कि आप बता देंगे कि कहाँ पे किस पोजीशन पे रखना है, पिक्सल्स के हिसाब से बता सकते हैं तो वहाँ पे वो रख देगा। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मतलब कि आप समझ ही रहे होंगे टेक्स्ट को किस तरीके से डेकोरेट करना। या तो नन आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर ओवरलाइन कर सकते हैं या फिर लाइन थ्रू कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी। लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर मेनली 4 टाइप के होते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आती है आपकी लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है कि लिस्ट तो आपको पता ही होगा, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, जो मैंने यूनिट 1 में बताई थी आपको। अगर आपने क्विक रिवीजन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 5 की अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो इन तीनों की आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है आपकी ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 शूट हो रहा है ये। फिर उसके बाद आती है आपकी लिस्ट प्रॉपर्टी। तो लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहले लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आपको किस स्टाइल की चाहिए। जैसे टाइप बता सकते हैं आप, पोजीशन बता सकते हैं, इमेज बता सकते हैं, फिर उसके बाद इनहेरिट बता सकते हैं। ये जो है ना, आप लिस्ट स्टाइल जो है फिर उसके बाद यूज़ करेंगे इन सबको, ठीक है। जैसे टाइप यूज़ किया है यहाँ पर, फिर उसके बाद पोजीशन यूज़ किया है यहाँ पर, फिर उसके बाद इमेज यूज़ किया है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट स्टाइल इमेज, जिसके अंदर आप URL इंसर्ट कर सकते हैं, नन इंसर्ट कर सकते हैं, फिर इनहेरिट, मतलब अपने आप ही वो अपने आप को चेंज कर लेगा। फिर उसके बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसाइड आउटसाइड इनहेरिट, लिस्ट स्टाइल टाइप, नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, डेसिमल एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा सबसे पहले आता है बॉर्डर, जिसके अंदर हमारी विड्थ, स्टाइल और कलर चूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारा बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम का मतलब क्या है कि बॉर्डर का जो नीचे वाला पार्ट है वो, उसके अंदर विड्थ, स्टाइल, कलर, ये इतनी जो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बॉर्डर बॉटम कलर की बात करें तो कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर बॉटम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर बॉर्डर बॉटम विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं 5 टाइप से डिफाइन करते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, फॉन्ट सबसे पहले, स्टाइल, वेरिएंट, हाइट, आइकॉन और मेन्यू। फिर उसके बाद आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है कि आप कौन सी फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं, कौन उसका आप नाम लिख सकते हैं या फिर जेनरिक छोड़ सकते हैं या फिर इनहेरिट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर लार्ज, परसेंटेज से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, नॉर्मल चाहिए, इटैलिक चाहिए, ऑब्लिक चाहिए, इनहेरिट चाहिए। फिर उसके बाद फॉन्ट वेरिएंट, नॉर्मल, स्मॉल कैप्स, इनहेरिट। तो ये आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो प्लीज़ आप ये पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बीच में एक आपको मैं टिप और देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ना जब ये वीडियो देखें तो साथ के साथ आप क्वांटम की बुक भी खोल के रखें, बिकॉज इसकी कोडिंग भी है, इसकी CSS की कोडिंग भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं पाऊँगा। नहीं तो ये क्विक रिवीजन वीडियो है और ये बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। क्विक रिवीजन नाम का कोई चीज़ बचेगी नहीं, तो इसलिए तो आप इनकी कोडिंग भी ज़रूर कर लीजिएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी करके भी पूछा था कि HTML और CSS की कोडिंग भी आती है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल आती है।
और ये जो एग्ज़ाम है ये आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, 2019 वाला बैच फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहा है। तो गाइज़ ऑल द बेस्ट। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट, अभी टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुए, पार्ट 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये टेक्स्ट CSS ऑन टेक्स्ट, कि हम CSS को टेक्स्ट पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कलर चेंज कर सकते हो, लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो, लाइन को ब्रेक कर सकते हो, लाइन की हाइट को मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर पंक्चुएशन ट्रिम कर सकते हो, फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट ऑटो स्पेस, फिर उसके बाद टेक्स्ट एम्फेसाइज कलर, टेक्स्ट एम्फेसिस, फिर उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन। ये 10 टाइप के CSS टेक्स्ट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी लिस्ट और टेबल है जो कि आप CSS में पढ़ी, जैसे आपको पता ही होगा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, टेबल्स, ठीक है, ये यूनिट 1 के HTML से सिमिलर हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया था और क्या है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि CSS की हेल्प से हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है 3.14, आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं कि क्या 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 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमारी फर्स्ट जो लिस्ट के अंदर प्रॉपर्टी आती है वो आती है लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो होता है आपका वो लिस्ट स्टाइल जो टाइप प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस को, जिससे कि आपकी जो लिस्ट मार्कर्स हैं उसके अंदर भी, स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आते हैं। इसके अंदर मेनली 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक आती है आपकी GLYPH, इस सिंटेक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आता है दूसरा एल्गोरिथमिक, इस तरीके से एल्गोरिथमिक। ये इस टाइप के कुछ इसके अंदर वो यूज़ होते हैं। एक होता है लास्ट जो इसके अंदर यूज़ होता है वो होता है सिम्बॉलिक। तो इस तरीके से ये इसके अंदर 3 सिंटेक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप ये जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट स्टाइल, इसके अंदर जो इमेज होती है इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, कि अगर आप लिस्ट मार्कर के अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है हम इमेज के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और इसके अंदर हम ना इमेज जो इंसर्ट कर सकते हैं वो URL की हेल्प से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं पोजीशन की, लिस्ट आइटम मार्कर कि कहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम इनसाइड और आउटसाइड प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा द लिस्ट स्टाइल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इज़ मॉडिफाइड टू द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हम जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। फिर उसके बाद आती है हमारी टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसको आप क्वेश्चन नंबर 3.15 से पढ़ सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा वो पढ़ना चाहते हैं तो। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो हमारी टेबल होती है उसके अंदर जो हम कैप्शन लिखते हैं उसकी जो पोजीशन होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं द कैप्शन साइड प्रॉपर्टी, ओके। फिर उसके बाद आते हैं हमारी द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेल का साइज़ होता है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक है, अपने आप मतलब हल्का बहुत चेंज होता रहता है। वैसे मैं अगर आपको टेबल लेआउट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो इसके अंदर होता क्या है कि आप ना जिस डिवाइस के ऊपर खोल रहे हैं इसको, तो ये अपने आप टेबल को ना थोड़ा श्रिंक कर देगा, थोड़ा बड़ा कर देगा, मतलब कि लेआउट जो होती है इसकी टेबल की वो चेंज होती रहती है। तो अगर आप इसे ऑटो पे सेट कर देते हैं तो अपने आप ये चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो बॉर्डर होता है आपका वो हल्का बहुत श्रिंक हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि अगर जितनी स्पेस नेसेसरी उतना ही स्पेस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है द बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर जो बॉर्डर होता है ना उसकी स्पेसिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। फिर आती है द एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी। अगर सेल के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का कोई कंटेंट नहीं है तो वो सेल कैसा दिखेगा, तो इस चीज़ को कैसा दिखेगा या फिर उस टेबल को मेंटेन रखना, तो ये वाली जो होती है द एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। ये टोटल पार्ट 1 के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखना मत भूलना। और उसके बाद यूनिट नंबर 4 भी आज ही अभी वो होगी, पब्लिश होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।